नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुजर। देखिए, काफी समय हो गया है और हम घूमने के लिए चले गए तो उसमें थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। उसके चक्कर में वीडियो नहीं डल पाई है। तो अभी ये जो लास्ट टॉपिक है अपना शैक्षिक प्रबंधन का, इसके बाद में PYQs करवाता हूँ मैं। तो थोड़ी थोड़ी रिकवर हो रही है तबीयत। आप रेगुलर चलेंगे वीडियो लगातार, दिन की 4-5 ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, सारी क्लासें फ्री चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। KDI परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं आपका। ठीक है, आ जाओ फिर। देखिए, और ये जो PDF है ना, ये टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे ना, तो वहां पर आपको मिल जाया करेगी। तो शैक्षिक प्रबंधन में अब हम चलेंगे। लास्ट का पॉइंट है, इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान है, उनको देख लेते हैं। यानी कि भाई कौन से सन में जो है कौन सा आयोग का गठन किया गया, किसका इसका उद्देश्य क्या था, आयोग का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम इसमें ये भी देखेंगे इसी क्लास में कि जो शैक्षिक प्रशासन है उसका जो जिले स्तर पे उसका क्या रोल होता है, कौन सा अधिकारी बैठता है, पंचायती स्तर के ऊपर कौन सा बैठता है, ग्रामीण लेवल के ऊपर कौन सा बैठता है। तो इन सारों का ही निचोड़ यहाँ पर पूरा संरचना होती इसकी पढ़ने वाले हैं। निश्चित होकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही काम की है, प्रश्न पढ़ते हैं बराबर लेवल की। ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो देखिए 1947 में तो इसका वो शिक्षा मंत्रालय का गठन कर ही दिया गया था। तो 1948 में क्या हुआ, 1948 में एक आयोग बनाया गया था जिसको बोलते हैं राधा कृष्ण आयोग। बताइए क्या बोलते हैं इसको, राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग, ये इसका जो अध्यक्ष है राधा कृष्ण जी थे। इस आयोग का जो मेन उद्देश्य था ये क्या था, इस आयोग का मेन उद्देश्य था कि भाई शिक्षा में सुधार करना। जब इसके काबू से बाहर हो गया सुधार, तो इसने बोला कि आप एक उच्च आयोग का गठन कर लीजिए ताकि उच्च शिक्षा को भी आगे सुधारा जा सके। तो ये राधा कृष्ण आयोग जो है, इसने एक सिफारिश की थी। क्या सिफारिश की थी कि जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में भी डाल देना। और जो है, क्योंकि ये पहले राज्य सूची का विषय थी, शिक्षा जो है ये पहले राज्य सूची में थी। क्योंकि आप संविधान के अनुच्छेद वो अधिनियम 1919 में मैंने पढ़ाया था कि जो राज्य विषय है उसमें शिक्षा को भी शामिल किया गया था। पीछे देखना आप इसको, पॉलिटी में जब पढ़ोगे ना उसमें पढ़ा रखा है मैंने अच्छे से। तो राधा कृष्ण आयोग ने कहा कि इसके लिए शिक्षा के लिए उच्च आयोग का गठन किया जाए। और इसी के आधार पर, इसी के सुझाव पर बाद में UGC का गठन किया गया था 1956 में। तो इसको हम देखने वाले हैं। शिक्षा हेतु उच्च आयोग, लिखते भी रहेंगे समझते भी रहेंगे इसको। शिक्षा हेतु उच्च आयोग का सुझाव दिया, उच्च आयोग का सुझाव कौन से इस आयोग ने दिया, राधा कृष्ण आयोग ने। कब बना था, 1948 में। तो फिर 1952 में एक आयोग बनाया गया जिसको बोलते हैं मुदालियर आयोग। इस मुदालियर आयोग ने, इसका जो अध्यक्ष है ये था लक्ष्मण सिंह मुदालियर। इस मुदालियर आयोग का जो मेन अध्यक्ष था वो कौन था, लक्ष्मण सिंह मुदालियर। लक्ष्मण सिंह मुदालियर। तो इस लक्ष्मण सिंह मुदालियर ने क्या कहा, इसने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। जैसे अपने राजस्थान शिक्षा बोर्ड है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। तो प्रत्येक राज्य के अंदर एक शिक्षा बोर्ड स्थापित होना चाहिए। ये किसका सुझाव था, ये मुदालियर आयोग का सुझाव था। यानी कि प्रत्येक राज्य के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड का क्या हो, गठन। ये किसका सुझाव था, मुदालियर आयोग का सुझाव था। इसके अलावा 1956 में बना दिया UGC। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कर दिया गया।
किसके सिफारिश पर? राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश के ऊपर, ना कि इसके ऊपर। ये 1956 में बना था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, अनुदान आयोग। इसको हम बोलते हैं यूजीसी, यूजीसी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो ये विश्वविद्यालयों को जो है अपनी नीतियां बताता है, उनको क्या क्या जो है जैसे पाठ्यक्रम को क्या कैसे लागू करना है, कौन सी शोध का काम किस प्रकार से करें, पूरा सजेशन मार्गदर्शन नेतृत्व करता ही भूमिका निभाता है। कौन सा आयोग है? यूजीसी। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट पीएचडी है और जेआरएफ वगैरह ये सारी करवाता है। कौन करवाता है? यूजीसी करवाता है। तो ये जो है इसका गठन कब कर दिया गया था? 1956 में इसने अपना काम शुरू कर दिया। अब इसका जो मेन काम था, ये मेन काम क्या था? उच्च शिक्षा में सुधार करना। उच्च शिक्षा मतलब, उच्च शिक्षा का मतलब होता है कि जैसे स्कूली शिक्षा होती है एक तो 12वीं तक के लेवल की, तो जैसे ग्रेजुएशन की लेवल की शुरू होती है तो उसको बोलते हैं उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में सुधार करना, वो सामान्य भी हो सकती है जैसे ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, और इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल सब्जेक्टों की भी तकनीकी शिक्षा होती है। आईआईटी हो गई, आईआईएम हो गई, आईआईएस हो गई है, एआईसीटी हो गई। तो ये सब मैनेजमेंट वगैरह ये सारी की सारी क्या होती है? तकनीकी शिक्षा होती है। तो उच्च शिक्षा हेतु, उच्च शिक्षा के सुधार के लिए सुझाव दिया। उच्च शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव किसने दिया? ये सुझाव यूजीसी ने दिया था। यूजीसी के द्वारा इसको दिया गया। इसने कहा कि शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके किस में डालो आप? सबसे पहले तो समवर्ती सूची में। अब ये देखो, सूचियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है केंद्रीय सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। जो राज्य और केंद्र दोनों के विषय होते हैं ना, उसको समवर्ती सूची में डाला जाता है। अब उसको डिटेल से भी हम पढ़ेंगे, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इनको एक वाला वीडियो में पॉलिटिकल की वीडियो बना दूंगा मैं, आपको देख लेना इसको। तो ये हो गया। इसने कहा कि जो है शिक्षा जो है इसको किस में डाला जाए? समवर्ती सूची में डाला जाए। शिक्षा समवर्ती सूची में डाला जाए, सूची में डाला जाए। देखो, समवर्ती सूची में राज्य के विषय भी शामिल होते हैं, केंद्र के भी शामिल होते हैं। अब इसमें शिक्षा को डाला गया तो पहले राज्य कानून बनाया करता था, तो ये थोड़ा खबरखत काम हो रहा था। और हरियाणा का कानून अलग है शिक्षा के ऊपर, मध्य प्रदेश का कानून अलग है, राजस्थान का कानून अलग है। तो इनके कानूनों में समानता लाने के लिए समवर्ती सूची में ही इसको डाल दिया शिक्षा को, कि कम से कम भारत पूरे राष्ट्र में शिक्षा का स्तर तो ठीक ठाक रहे, पूरे नियम कानून पूरा का पूरा स्तर एकदम बैलेंस हो जाए। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होती है समान रूप से। तो उसके अकॉर्डिंग पूरी स्कूलों जो कॉलेज है उनमें शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, ताकि पूरे भारत में शिक्षा का स्तर समान रहे। ठीक है। अब हरियाणा का जो है कानून पहले राज्य की सूची में था, तो वो अलग सिस्टम चलाया करता था, तो राजस्थान वाले उस सिस्टम को नहीं समझ पाते थे। हाँ यार, ये इसका कानून में होगा भाई, ऐसे कोई फर्जीवाड़ा भी होने लग गया फिर। तो ये सभी इन चीजों को रोकने के लिए इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब समवर्ती सूची जो है, इसमें देखो, इसका मतलब ये शिक्षा जो है इसके ऊपर अब राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बनाएगा। ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। लेकिन जहां पर अगर लड़ाई दंगे की बात आएगी कि भाई किसका कानून माना जाए, तो फिर वो केंद्र का कानून मान्य होगा, ना कि राज्य का। तो ये होती है समवर्ती सूची। ठीक है, और इसको हम पहले 1919 अधिनियम में पढ़ भी चुके हैं और भी आगे पढ़ लेंगे। जैसे जैसे हम पॉलिटिकल में बढ़ते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। जब संविधान चलने वाला है पॉलिटिकल का, तो 1935 अधिनियम पूरा करके स्वतंत्रता अधिनियम चालू कर देंगे। उसके बाद में फिर संविधान सभा से शुरुआत करके लास्ट तक ले जाएंगे इसको।
ठीक है, तो ये है कुछ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप एक बार। आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें उतार लो, या तो नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर आपकी किताब होगी उसके अंदर ऐड कर लेना, कोई नया पॉइंट मिलते ही। तो देखो ये तो है कहाँ तक, मैंने आपको बता दिया, यूजीसी तक हो गया था 1956। इसके बाद में देखो 1965-66 में एक आयोग का गठन किया जाता है जिसको बोला जाता है क्या, कोठारी आयोग। ठीक है, ये कोठारी आयोग का कहना क्या था, कोठारी आयोग। देखो कोठारी आयोग का इसका जो मेन जो अध्यक्ष था ये दौलत सिंह कोठारी था, दौलत सिंह कोठारी मेन अध्यक्ष। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, कोठारी आयोग। ठीक है, तो जैसे लक्ष्मण सिंह मुदालियर है तो लास्ट का अक्सर उठा लिया जाता है मुदालियर आयोग, कोठारी के लास्ट में तो इसको कोठारी आयोग। अब ओम प्रकाश गुर्जर है तो गुर्जर आयोग है, तो ये ऐसे सिस्टम चल रहा है। अब इसमें इसका कहना क्या था कोठारी का, कि भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। भारत का भविष्य प्रश्न आ चुका है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, इसको क्या कर लेना, ये मोस्ट है क्वेश्चन, कि ये किसने कहा था कि भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो ये किसने कहा था, दौलत सिंह कोठारी द्वारा कहा गया था, भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित, कक्षाओं में निर्मित। हाँ तो भाई कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, पढ़ लिख करके आगे जाएंगे, कमाएंगे, जीएसटी वगैरह भरेंगे, आय में पैसा आपका अनु देंगे हिस्सा है, तो भारत की आय में वृद्धि होगी, कमाई करेंगे, बाहर से पैसा आएगा तो भी भारत की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये क्या है, भारत का भविष्य है। अब इस कक्षाओं में कई आगे जाकर के हो सकता है राष्ट्रपति भी बने, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, राष्ट्रपति बने हैं, अखबार बेच करके अपना जीवन यापन किया था। तो इसी प्रकार से भारत का भविष्य किस में निर्मित हो रहा है, कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ठीक है, अब किसी को पता है नहीं कि भाई कौन सा बच्चा क्या बनेगा। अब ऐसे तो कोई चमत्कारी बाबा ही बता सकते हैं, जैसे हैं वागेश्वर नाम वगैरह ऐसे कुछ। तो देखो अब जो है इसने क्या कह दिया कि भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। इसका एक पॉइंट वो था, इसने त्रिभाषा का मॉडल लिया था स्कूलों के लिए, त्रिभाषा मॉडल। त्रिभाषा मॉडल का मतलब क्या हुआ, त्रिभाषा का मतलब हुआ कि स्कूलों के अंदर एक तो हिंदी है ही है भाषा, हिंदी के अलावा अगर हम बात करें तो इंग्लिश और मातृभाषा में एक शिक्षा होनी चाहिए स्कूलों में। एक तो हिंदी, हिंदी के अलावा इंग्लिश, और इंग्लिश के अलावा क्या होना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए बच्चों की, ताकि वो सीख सके। अपने मातृभाषा का मतलब होता है देसी भाषा, अपने गाँव की भाषा। और भाई कह जा रही से छोरा सही फटले करना रहे, कुकड़ू कहीं बैठे से ठीक ठीक बैठ रहे, तो ये इसको बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है, अपनी माता की भाषा यानी कि मम्मी जी की भाषा। और छोरा डट रहे कामड़ी लिया बात तेरे बटेड़ो दी, तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, मातृभाषा बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक पॉइंट और भी था, इसने कहा था कि बस नई शिक्षा नीति लागू की जाए। कौन सी शिक्षा नीति लागू की जाए, नई शिक्षा नीति को क्या किया जाए, लागू किया जाए। ये पुरानी की सिपट्टी को हटाओ और क्या करो, नई शिक्षा नीति को आप लागू करो, जिससे क्या होगा, अब वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ही नियमों को बदला जाएगा, पिछले नियमों के अनुसार फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये है क्या, कोठारी आयोग के कथन है कुछ, इसको आप पॉइंट आउट कर लेना अपने रजिस्टर में। इसके अलावा 1976 में एक संविधान में 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां क्या होता है, संशोधन होता है। और इस 42वें संविधान संशोधन में जो शिक्षा थी ना, उसको किसमें शामिल किया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब देखो इतने साल से घिसे पिटे चल रहे हैं, समवर्ती सूची में शामिल, सूची में शामिल क्या, शिक्षा को शामिल किया समवर्ती सूची में। कब, 1976 में। तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संशोधन संविधान का जो है
कौन से अनुच्छेद में होगा? 368 में। अब इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, पोर्टी क्लास चल रही है तो उसमें देख लिया करो आप, पूरी पूरी पोर्टी है, निःशुल्क करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, समस्त भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से चल रही है, उसको आप देखते रहना, ठीक है। तो ये चल रहा है अपना क्या, शैक्षिक प्रबंधन चल रहा है, और ये 1976 में हो गया। फिर 1992 में एक समिति और बनी थी जिसको बोलते हैं यशपाल समिति, यशपाल ग्रोवर की समिति। इस यशपाल समिति ने दो चीजें बताई। एक तो क्या बताया इसने कहा कि जो भवन है, विद्यालय का भवन जो ढांचा है ना, उसका आकार किस प्रकार से होना चाहिए, इसने ये कहा था यशपाल समिति ने। विद्यालय भवन की संरचना बताई एक तो इसने, विद्यालय भवन की संरचना किसने दी? इसी ने, यशपाल जी ने। और इसने एक चीज और बताई थी, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, मतलब बोझ नहीं, समझाओ आप, बिना बोझ के। जोड़े भरने से शिक्षा नहीं मिलती है, उसको जोड़े को आप किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है जोड़े को, यानी कि जिसके पीठ के ऊपर पिट्ठू मत बनाओ, समझाओ ताकि उसको समझ में ठीक से आ सके, बच्चे का सही प्रकार से विकास तो क्या हो, कब होगा? जब समझ में आएगी उसको कुछ बातें। तो ये है कुछ पॉइंट, इनको आपको नोट करना है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई इसकी कुछ मेन आयोगों की बात हो गई। अब फिर हम बात करें इसके स्तरों के बारे में, तो इसके स्तर कितने हैं? देखिए, अब शैक्षिक प्रबंधन की अगर बात करें तो इसके 3 स्तर बताए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो संवैधानिक प्रावधान मैंने पढ़ा, इसका 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को किस में शामिल किया गया? संबंधित सूची में शामिल किया गया। अब संबंधित सूची में शामिल हो गई तो इसके ऊपर अगर लड़ाई हुई तो मैं किसको माना जाएगा? केंद्र को। केंद्र के फेयर में है, इसको केंद्र के फेयर में दिया गया है। जिस संबंधित सूची में जितने भी नियम जो विषय है ना, चाहे वो वन हो, शिक्षा हो, जेल हो, कोई भी चीज हो, अगर जो संबंधित सूची में जो भी है ना विषय, उन सब को अंतिम फेयर किसके अंडर किया गया? उसको केंद्र के अधीन। तो केंद्र जो नियम बनाएगा वो अंतिम मान्य होगा। तो एक तो है राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, एक है राज्य स्तर, राज्य स्तर, और एक कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर। स्थानीय का मतलब होता है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर। विद्यालय संरचना की आधार की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो देखिए, राष्ट्र के अंदर यानी कि केंद्र लेवल के ऊपर जो केंद्र है वो कौन कौन सी भूमिकाएं निभाता है उसकी हम बात कर लेते हैं। केंद्र है, एक तो मार्गदर्शक है, सभी राज्यों की जितनी भी संस्थाएं है ना, शिक्षण संस्थाएं, उसका एक तो मार्गदर्शक है, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता यानी कि नेतृत्व कर रहा है। फिर अगर हम बात करें तो इसको समन्वयक बोलते हैं, समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेट कर रहा है प्रत्येक राज्य में। फिर मानक निर्धारण करना इसका काम है, मानक निर्धारण करता है। जैसे मानक का मतलब भाई पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्य पुस्तक कौन सी पढ़नी है, पीएचडी में शोध का विषय जो है उसको किस लेवल तक लेके जाना है ताकि वो ठीक काम आ सके। इसके बाद में अगर हम बात करें मानक के अलावा, तो फिर ये परामर्श देने के लिए कुछ संस्थाएं बनाता है। परामर्श के लिए क्या बनाता है? स्वायत्त शासी संस्थाएं यानी कि गठन करता है उनका। तो ये स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं, इसकी अलग कलर में लिख लेता हूं मैं। स्वायत्त शासी संस्थाएं
या अभिकरण भी बोल सकते हैं हम इनको। ये कौन कौन सी होती हैं अभी बात करेंगे इसके ऊपर। मार्गदर्शक नेतृत्वकर्ता का मतलब क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बना दी। अब ये पूरे सभी राज्य, जितने 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर, सभी के ऊपर समान रूप से क्या कर दी जाएगी, इसको लागू किया जाएगा इस पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। फिर समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, यानी कि उनमें संतुलन बनाए रखना। दो राज्य आपस में लठ बजाने लग गए तो उनकी योजनाएं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, कि और लड़ो मत आराम से, कोई बाहर का देखेगा ठीक। तो ये समन्वय कोऑर्डिनेट करना, यानी विभिन्न राज्यों की योजना और व्यवस्थाओं में समन्वय कोऑर्डिनेट करना, राज्यों की योजनाएं प्लस व्यवस्थाओं को कोऑर्डिनेट करना, व्यवस्थाओं को कोऑर्डिनेट करना। ओहो, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। इनमें संतुलन बनाने का काम कौन करता है। मानक निर्धारण का मतलब क्या होता है। मानक निर्धारण का मतलब होता है पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करना, कौन सी कैसी पाठ्य पुस्तकें लागू करनी है। पाठ्य पुस्तक हो गई, पाठ्यक्रम हो गया, क्या पढ़ना है पाठ्य पुस्तकों में, तो ये पाठ्यक्रम में आएगा। इसके अलावा शोध यानी कि रिसर्च हो गया। फिर जैसे बीएड का जो है कोर्स में क्या क्या कुछ होगा, इन सारी बातों की यहाँ निर्धारण किया जाता है, यानी कि मानकों का निर्धारण इसमें किया जाता है। कौन तय करता है, ये केंद्र तय करता है, केंद्र के अंदर होते हैं ये सब। अब देखो स्वायत्त शासी संस्थाएं कौन कौन सी है, इनको हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। स्वायत्त शासी संस्थाओं की अगर हम बात करें, स्वायत्त शासी संस्थाएं, स्वायत्त शासी संस्थाएं, स्वायत्त शासी संस्थाओं की अगर हम बात करें तो ये केंद्र की होती हैं। परामर्श मोदी देता है कि सीधा आकर के, अरे हाँ एलबीएस कॉलेज वाले, अच्छा मैं जाता हूँ इनकी, मैं बताता हूँ देखो ये क्या क्या करना है इनको। तो नरेंद्र मोदी जी थोड़ी आएंगे एलबीएस कॉलेज के स्टाफ को देखने के लिए। शैक्षिक संस्थाएं बना दी जाती हैं जिसको हम स्वायत्त शासी संस्थाएं बोलते हैं। फिर ये रूल रेगुलेशन बनाती है सभी कॉलेज, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वो सारे रूल रेगुलेशन, उनके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो मान्य होते हैं प्रत्येक कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्वायत्त शासी संस्थाएं। ये खुद अपने नियम बना देती है अपने हिसाब से, अपने स्तर से, कि ये स्वायत्त का मतलब होता है कि खुद आत्मनिर्भर होती है ये सारी चीजें। आगे से कोई नियम आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो अपने स्तर से अपना नियम बनाती रहेंगी और काम करती रहेंगी। सभी जो जितने भी संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, उनके ऊपर लागू करती रहेंगी तो उनको मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये होती है स्वायत्त शासी संस्थाएं। जैसे भाई जैसे कैब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, सलाहकार मंडल, ठीक है। और जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे NCERT, ये इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान। ध्यान रखना इसका, हिंदी में पूछेंगे वो आपसे, इंग्लिश में पूछ ले, नेशनल काउंसिल एजुकेशन और रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, याद रखना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण परिषद, ठीक है।
तो ये है क्या, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। इसके अलावा यूजीसी भी है। अभी मैंने आपको बताया कि यूजीसी जो है समान रूप से सभी कॉलेजों के ऊपर नियम लागू करती है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। तो ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भी नियम अपन लागू करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा सलाहकार मंडल, लिख लेना इसको वरना ढूंढते फिरोगी पुरानी प्याज। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा सलाहकार मंडल, शिक्षा सलाहकार मंडल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद, महिला शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद, ठीक, महिला शिक्षा की क्या है, राष्ट्रीय परिषद। तो ये है क्या, स्वायत्त शासित संस्थाएं। इसके अलावा और भी बहुत है, लेकिन फिलहाल ये जो है मोस्ट चीजें हैं, इनको आपको क्या करना है, अपनी पॉइंट ऐड कर लेना अपने नोट्स में। कोई अगर मान के चलिए ये नहीं है आपके, तो एक अलग से कोने में पॉइंट डाल करके उसको लिख लेना, स्वायत्त शासित संस्थाएं, और ये 4-5 पॉइंट है, इनको उतार लेना। पूछ लिया जाता है ये बार बार। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब देखो राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर का जो चल रहा है अपना, ये राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर शिक्षा मंत्रालय आता है केंद्र का। तो शिक्षा मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, देखो अगर हम बात करें शिक्षा मंत्रालय की, तो इसका जो गठन किया गया था ना शिक्षा मंत्रालय का, ये गठन किया गया था देखो 1947 में, यानी कि आजादी पर इसको मान्यता मिल गई है कि भी इसी को रख लेते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं 1835 में शिक्षा आयोग का गठन कर दिया था टीबी मैकोले, यानी कि लॉर्ड मैकोले के द्वारा शिक्षा आयोग का गठन कब कर दिया गया था, 1834-35 में। तब से लेकर के वो चलता आ रहा है, लेकिन फिर ये 1947 में इसको क्या बना दिया, अपना भारत का शिक्षा मंत्रालय इसी को बना दिया। इसके आगे चल करके फिर ये 1986 जब आई, तो 1986 में इसका जो है नाम परिवर्तन कर दिया गया, और नाम बदल कर क्या कर दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया था, विकास मंत्रालय। फिर जैसे कोरोना का लॉकडाउन आया, तो उसके अंदर जैसे 17 अगस्त लॉकडाउन शुरू हो चुका था, 17 अगस्त 2020 को इसका वापस से नाम क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, मोदी जी द्वारा, ठीक है। और इसी समय बना दी गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा नई शिक्षा नीति को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी, के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर इसको क्या किया गया था, गठित किया गया था। इसको आप पॉइंट को नोट करते रहना, ठीक है भाई। ये मोस्ट चीजें हैं, ये पूछ ली जाती हैं, बार बार पूछा जा रहा है, ये ट्रेंड यही चल रहा है ऐसे। तो ट्रेंड के आधार पर ही अपने को देखो बदलना पड़ता है, वरना पीछे रह जाते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और डरे सो मरे, तो देखो 1947 में इसकी जो है मूल स्थापना हुई। मूल स्थापना कब हुई थी इसकी, 1947 में शिक्षा मंत्रालय की। फिर 1986 में इसका नाम क्या बना दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर 17 अगस्त 2020 को इसका नाम वापस क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय।
अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो इसका जो मेन हेड होता है वो होता है शिक्षा मंत्री। देखो यहीं से लेके चलता हूँ मैं आपको, यहाँ होता है शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री। राज्य का शिक्षा मंत्रालय अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा विभाग राज्य का होगा, उसको हम राज्य स्तर के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको इसी को बता देता हूँ। शिक्षा मंत्री जो है ये देखिए कैबिनेट स्तर का होता है, कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा ये। और ये जो इसको बोलते हैं राजनीतिक प्रमुख शिक्षा का, राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख। अगर हम प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो वो फिर क्या होगा, वो शिक्षा सचिव होगा। इसकी सहायता के लिए राज्य शिक्षा मंत्री नियुक्त किया जाता है, राज्य शिक्षा मंत्री। फिर इसके अंडर होगा फिर कौन सा, शासन सचिव। ये राज्य शिक्षा मंत्री, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को यहाँ पर इसके अंडर, ये जितने भी राज्य में शिक्षा मंत्री है ना उनको फिर ये क्या करता है, देखता है, यानी कि प्रत्येक राज्य के अंडर ये, यानी कि इसका सहायक होता है एक प्रकार से। अगर हम देखें तो शिक्षा मंत्री का सहायक कौन होगा, इसका सहायक होगा ये राज्य शिक्षा मंत्री। फिर इसकी सहायता करने के लिए शासन सचिव होता है, जिसको हम शिक्षा का शासन सचिव बोलते हैं, केंद्रीय स्तर का। तो ये शिक्षा शासन सचिव होगा, ठीक है। और ये बैठता है सचिवालय में। इसी के नाम से क्या होंगे, जितने भी कानून बनते हैं शिक्षा के ऊपर, नियम बनेंगे, वो सब शासन सचिव के ऊपर ही, उसी के नाम से बनाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। यानी मुख्य सचिव होता है चीफ सेक्रेटरी तो, लेकिन ये सेक्रेटरी होता है एजुकेशन सेक्रेटरी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख होगा ये। इसी को बोलते हैं हम अधिशासी अधिकारी, यानी कि शिक्षा का अधिशासी अधिकारी, शिक्षा का अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, ठीक है। इसको उतारते रहना, कोई नया पॉइंट मिलते ही उसको कैच कर लिया को जबड़ा के। फिर इस सचिव के अंडर में होगा जो होगा कौन सा, अतिरिक्त या संयुक्त सचिव, अतिरिक्त या इसी को बोलते हैं संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव। अब इसके अंदर होगा उप सचिव, इसके अंदर कौन होगा, उप सचिव। और उप सचिव जो है ना, ये उप सचिव, यहीं से खेल शुरू होता है। उप सचिव से क्या होता है, खेल शुरू होता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सीधे चलते हैं, उप सचिव से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। ले लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो उप सचिव के अंदर होती है अपनी जो शिक्षण संस्थाएं होती है, उप सचिव इसी के अंदर होंगी सारी की सारी शिक्षण संस्थाएं। अब इसमें देखो एक तो स्कूली शिक्षा आ जाएगी, जिसको हम साक्षरता विभाग बोलते हैं। साक्षरता विभाग और स्कूली शिक्षा उप सचिव के अंदर आती है। फिर उच्च शिक्षा भी इसी के अंदर आती है उप सचिव की। स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, साक्षरता विभाग। अब इसमें कौन कौन से आयोग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। दूसरा होगा उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं। स्कूली शिक्षा में तो अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे सीबीएसई हो गया, केंद्र के ऊपर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो जाती है। इसको हिंदी में लिख लेना, आप लिखो तो मैं शॉर्ट रूप से लिखवा देता हूँ आपको। सीबीएसई हो गई, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। इसको मैंने लिखवा रखा है, पीछे पढ़ लेना आप। फिर जो है एनसीटीई, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन,
इसको आप लिख लेना। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो KVS हो गई, फिर NVS हो गई, NIOS, तो ये सारे के सारे क्या होती है, ये स्कूली शिक्षा के अंदर ही आते हैं। जितने भी संगठन होते हैं, ये जितने संगठन होते हैं ना, इसके अंदर ही सारी शिक्षण संस्थाएं होती है स्कूली लेवल की। ठीक है। अब ये उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। उच्च शिक्षा को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होती है सामान्य, जिसको हम बोलते हैं सामान्य शिक्षा, जैसे हम BA करते हैं, B.Ed करते हैं, और MA करते हैं, MCOM करते हैं साइंस से, किसी भी आर्ट सब्जेक्ट से भी करते हैं, तो फिर वो सामान्य में आती है। फिर होती है एक अन्य शिक्षा। फिर इसके अलावा होती है तकनीकी शिक्षा। तो ये उच्च शिक्षा 3 भागों में बढ़ती है, तकनीकी, सामान्य और अन्य में। तो इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामान्य की बात करें, सामान्य में आती है कौन कौन सी, जैसे अभी यहाँ पर UGC नहीं है स्कूली में, तो स्कूली में मैंने आपको बताया था पीछे UGC आती है, तो UGC को लिख लेंगे। सामान्य भी आती है UGC के अलावा CU यानी केंद्रीय यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये आती है। फिर इसके अलावा बात करें तो ICPR और ICHR, ये सब किस में आती है? ये इसी में आती है। इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सारी संस्थाएं किस में आ जाएंगी? सामान्य के अंदर आ जाती है। UGC का मतलब होता है यूनियन ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। CU केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। तो इसके अन्य में की अगर बात करें तो ये NBT आ जाएगी अन्य में, तो यानी कि NBT का मतलब होता है नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, इसके अंदर ही सारी पब्लिकेशन आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, NBT के तहत ही किताबें छापने का काम होता है इसका। यानी कि जो किताब छपी है तो उसको कॉपीराइट देने का काम किसका होता है? NBT का होता है। इसको आप समझना अच्छे से, आसानी से। फिर इसके अलावा NAAC यानी कि ग्रेडिंग देने का काम होता है। कौन सी विश्वविद्यालय को A+ देना है, A ही देना है, A++ देना है, कैसे क्या दे, B देना है, C देना है, यानी कि ग्रेडिंग देने का काम किसके पास होता है? ये नेशनल एकेडमिक काउंसिल के अंदर होता है ये सारा का सारा। फिर इसके अलावा इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होती है, इसको भी इसके अंदर अन्य में शामिल किया जाता है। फिर तकनीकी की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाती है AICTE, फिर आती है IIT, IIIT, फिर IIT, फिर IIM, फिर IIS। तो ये सब किस में आ जाती है? ये तकनीकी में आ जाती है। AICT का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इसमें आ जाती है। फिर एक और होता है कोवा, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी इसी तकनीकी में आ जाती है। फिर IIT का मतलब होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये इसके अंदर आ जाती है। फिर IIT का मतलब होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIS का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और IIM का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी की सारी शिक्षण संस्थाएं तकनीकी में आ जाती है, ये अन्य में आ जाती है, और ये सामान्य में आ जाती है। ये यहाँ पर फिर आपको स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग देखने को मिल जाता है। फिर इसके अंदर तो सारी की सारी आ जाती है, जितने भी राज्य में प्राथमिक हो चाहे फिर वो उच्च माध्यमिक हो। ठीक है भाई, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना आप आराम से। और थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ऐसे डाउन सी है, तो बोलने में थोड़ी जुकाम ये चल रही है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं सीधा का सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखो, अब राज्य स्तर ये तो हो गए केंद्र स्तर के ऊपर, अब हम राज्य स्तर की बात करें। राज्य स्तर,
ठीक है, फिर मैं आपको एक और बता देता हूँ। देखो सचिवालय और निदेशालय क्या होते हैं, इनके ऊपर हम थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पर। देखो एक तो होता है शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं सारे, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, ठीक है। तो शिक्षा विभाग में जैसे एक तो शिक्षा मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग का प्रमुख होगा। फिर ये सचिवालय होता है, सचिवालय, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटरीट, 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 ठीक है। फिर एक होता है कौन सा, एक होता है निदेशालय, जिसको हम आयुक्तालय बोलते हैं। ये निदेशालय होगा, इसको हम बोलते हैं आयुक्तालय, आयुक्तालय, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो ये क्या होगा, डायरेक्टरेट, ठीक है। इसको हम बोले डायरेक्टरेट, तो ये डायरेक्टरेट होगा और ये सेक्रेटरेट होगा, सचिवालय होगा, ये होगा शिक्षा मंत्री और ये होगा आयुक्तालय। देखो यहाँ पर जो ये शिक्षा मंत्री है ये संसद में बैठता है केंद्र में तो संसद में बैठेगा, राज्य का अगर होगा तो वो विधानसभा में बैठेगा। एमएलए को इस मंत्री मुख्यमंत्री के तहत, मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है, तो ऐसे ही बनते हैं। प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है, कोई को खेल मंत्री बना दे, कोई को शिक्षा मंत्री बना दे, उसको उनके ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ये शिक्षा मंत्री जो है ना, ये शिक्षा मंत्री संसद में शिक्षा के मुद्दे उठाता है। शिक्षा किसके मुद्दे उठाएगा, ये शिक्षा के मुद्दे संसद या विधानसभा में, संसद या विधानसभा में, विधान सभा में शिक्षा के मुद्दे उठाता है, शिक्षा के मुद्दे उठाता है, उठाता है। इसी को बोलते हैं शिक्षा का राजनीतिक प्रमुख। ये शिक्षा का क्या होगा, राजनीतिक प्रमुख, शिक्षा मंत्री, ठीक है। अब ये कानून बनवाएगा विधानसभा या संसद में। अब ये जो है ना, ये इसी के नाम से कानूनों का निर्माण किया जाएगा सचिवालय में। तो ये होगा प्रशासनिक प्रमुख, ये क्या होगा, प्रशासनिक प्रमुख। और इसका जो मेन अधिकारी होगा ना, इसका जो सीईओ होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे शासन सचिव। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि शासन सचिव क्या है। वो शासन सचिव यहाँ सचिवालय में बैठता है, ठीक है। इसका जो मेन प्रमुख होगा वो क्या होगा, ये सीईओ जिसको हम बोलते हैं, वो मेन जो होगा इसका हेड, वो कौन होगा, निदेशक, शिक्षा निदेशक, निदेशक। और इसी को हम बोल सकते हैं आयुक्त, क्योंकि आयुक्तालय में बैठेगा तो आयुक्त भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये निदेशक भी होता है और ये आयुक्त भी होता है। ये क्या होगा, मेन रूप से शासन सचिव होगा। इसी के नाम से कानूनों का निर्माण किया जाता है, नीतियां बनाई जाती है। और इसकी ये सहायता किसकी करेगा, ये इसकी सहायता करेगा। और ये जो है ये किसकी सहायता करेगा, इसकी सहायता करेगा। यानी कि ये डायरेक्ट जो है निदेशालय, ये डायरेक्ट विद्यालयों से संपर्क में रहता है। ये किससे संपर्क में रहेगा, ये डायरेक्ट विद्यालय से संपर्क में रहता है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं क्या, विद्यालयों के, जैसे शिक्षा विभाग और विद्यालय के बीच की कड़ी, शिक्षा विभाग प्लस विद्यालय के बीच की कड़ी, विद्यालय के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी, ठीक है। और इसका जो मेन काम होता है वो नीतियों को लागू करना विद्यालयों में,
नीतियों को क्या करना, नीतियों को लागू करना। ठीक है, तो नीतियों को लागू कौन करेगा, निदेशालय करेगा। और जो है सचिवालय का काम क्या होगा, सचिवालय का काम होगा नीतियां बनाना। ठीक है, तो नीतियां बनाएगा तो ये सचिवालय, नीतियां बनाना, बनाना केला, केला नहीं है ये, मतलब प्रोड्यूस करता है। तो नीतियां बनाएगा सचिवालय, और इसी के नाम से नीतियां बनेगी। किसके नाम से, शिक्षा सचिव के नाम से। रूल जो पन्ना होगा उसके ऊपर लिखा होगा शासन सचिव। ठीक है, उसके नाम से नीतियां बनेगी, और ये बना करके नीतियों को कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ये मुद्दा संसद में उठाएगा और पूर्ण रूप से फिर उसको लागू कर दिया जाएगा। फिर जैसे ये इसने मुद्दा उठाया, फिर इसको मंजूरी मिली, फिर यहाँ पर बोलेगा इसको बता, बना भाई नीति बना इसके ऊपर। फिर ये संसद में मिल गई इसको मंजूरी, ये नीति बना देगा। अब ये जो फिर यहाँ पर भेजेगा, भाई विद्यालय में लागू कर दे इसको। नीली ड्रेस नहीं चलेगी विद्यालय में, बुरी पैंट और काला काली जो है शर्ट चलेगी। तो ये नीति है सरकारी स्कूलों में कल से नियम लागू। तो ये लिख के देगा, ये पूरे विद्यालय में लागू हो गया। अब कल से बंदी है पैंट नहीं पहनना। ठीक, तो ये बनेगा नियम यहाँ और लागू होगा यहाँ। फिर ये जाएगा अपना पर्चा लेकर के विद्यालय में, इसका जो निदेशक है इसके अंडर नीचे काम करने वाले, मतलब निदेशक नहीं जाएगा, निदेशक के नीचे जितने कर्मचारी होंगे वहां पर बैठने वाले वो जाएंगे पर्चा लेकर के प्रिंसिपल के पास विद्यालय में। ले भाई कल से बुरी पैंट और काली बुशर्ट आने हैं पहन के, सबकी बंद, मास्टरों की ये ड्रेस लागू, नियम लागू। तो फिर ये नियम लागू हो जाएगा। तो ऐसे ये क्या बनता है, नियम बनता है। शिक्षा विभाग का मेन काम होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया, बस इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वो बाद में डिटेल से बाद में पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको ये मन तो वैसे बताया समझाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम। राज्य स्तर, देखो राज्य जो स्तर है ना, राज्य स्तर अभी देखो मैं यही बता देता हूँ राज्य का, बरबर में झंझट कर लो, झंझट खराब हो जाए। राज्य की मैं बात बता दूं तो कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। सचिवालय राजस्थान की बात करें तो जयपुर में है इसका मुख्यालय। बताइए, इसका एक ब्रांच है कहाँ पर, जयपुर में। राजस्थान का एक सचिवालय जयपुर में एक है, ये एक ही बस। इस जो निदेशालय है राजस्थान के, ये 8 तो जयपुर में है, 8 बताओ कहाँ पर है ये, 8 जयपुर में, एक बीकानेर में है निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और एक जो है ये कहाँ पर है, जोधपुर में है, तकनीकी शिक्षा निदेशालय। ठीक है, तो ये क्या 8 और 2 10, राजस्थान में 10 निदेशालय है और एक सचिवालय है। तो ये हो गई पूरे नियम। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री दूसरे 2 है, यानी कि एक तकनीकी शिक्षा मंत्री अलग होगा, उच्च शिक्षा तकनीकी का, और स्कूल और साक्षरता का शिक्षा मंत्री अलग होगा। तो देखो प्रेमचंद बैरवा जो है ना, ये प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान की बात बता रहा हूँ, प्रेमचंद बैरवा, ये प्रेमचंद बैरवा जो है ये उप मुख्यमंत्री है और शिक्षा मंत्री भी है। शिक्षा मंत्री किसका है, उच्च शिक्षा विभाग का और तकनीकी शिक्षा का। ठीक है, ये है किसका, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का मंत्री प्रेमचंद बैरवा। फिर जो है अपना जो है एक और है ना, वो कौन है, प्रेमचंद बैरवा तो ये हो गया, और यार वो भूल गया रे, मैं वो नाम ही भूल गया उसका, जो शिक्षा मंत्री है ना, वो आलोक राय, तो उसका है अध्यक्ष चयन बोर्ड का। अरे यार उसका नाम है, वो ना कमेंट में बता देना मेरे को, मैं पता है मेरे को, भूल गया मैं, अचानक निकल गया दिमाग से। वो
पता नहीं क्या है उसका, गंजा साग है वो। ठीक है, उसको आने दो, बताऊंगा अभी आपको। चलो फिर राज्य स्तर के ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको। राज्य स्तर के ऊपर हो गया लगभग राज्य स्तर का। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ राज्य स्तर का। जैसे एक तो जिला और पंचायती स्तर। जिला स्तर जिसको हम परिषद बोलते हैं, जिला और पंचायत समिति। लास्ट हो गया बस ये काम खल्लास। पंचायत समिति हो गई और ये हो गई ग्राम पंचायत स्तर। इनके अधिकारियों की बात बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत स्तर। ठीक है, यहाँ पर जो है पंचायती राज के अधिकारी, पंचायती राज, इसके अधिकारियों को क्या कहेंगे? फिर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग। दो है राजस्थान में, एक तो माध्यमिक शिक्षा विभाग और एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग। ठीक है, एक प्रारंभिक हो गया, फिर यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग। अलग अलग अधिकारी अलग अलग लेवल के ऊपर काम करते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग। ठीक है, तो ये माध्यमिक शिक्षा का अलग होगा अधिकारी, प्रारंभिक का अलग होगा, पंचायती राज पर अलग होगा। तो ये ऐसे काम करेंगे, इनको हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इनको हम यहाँ पर सारणी बना देते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। ये मोस्ट है, इसको आप नजरअंदाज ना करें। ये सारणी है ना, ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट सारणी बना रहा है। जिला परिषद स्तर के ऊपर, जिला लेवल के ऊपर जो पंचायती राज का अधिकारी होगा, इसको हम बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, इसको हम बोलते हैं सीओ। ठीक है, ये क्या हुआ? सीईओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फिर पंचायती के ऊपर होगा विकास अधिकारी, बीडीओ, विकास अधिकारी। ये बीडीओ नहीं है, ग्राम सेक्रेटरी बोलते हैं ना इसको, ग्राम सेवक, वो नहीं है ये अलग है। विकास अधिकारी अलग होता है पंचायत समिति में, इसको हम बीडीओ बोलते हैं। बीडीओ साहब आगा भाई। तो ग्राम पंचायत के ऊपर जो अधिकारी होगा उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे पंचायत विकास अधिकारी, पंचायत विकास अधिकारी। ठीक है, तो पंचायत विकास अधिकारी, इसको हम बोलते हैं पीडीओ। देखो, सीईओ, बीडीओ, पीडीओ। फिर ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी। इसको हम बोलते हैं पीईओ। पीईओ, पी का मतलब क्या होगा? प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं, तहसील स्तर के ऊपर होगा ना इसका, ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये पूछ लिया भाई अब तक। ठीक है, इसको मोस्ट लगा लेना। ये तो अब पूछ आ चुका परीक्षा में। ठीक है, ये वाला। अब दोबारा एक बार नजर से निकालते रहना इसको, मतलब नजर में रखना, इसको निकालना नहीं है। और इसी को बोलते हैं क्या? सीबीओ, सीबीईओ। इसी को बोलते हैं बीईईओ। इसी को बोलते हैं बीएसए, बेसिक, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, बीएसए। तो ये पूछ लिया जा चुका है। और यहाँ पर आएगा प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो ये हो गया प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है,
इसको हम बोलेंगे क्या, ये तो पीओ नहीं होगा, ये होगा पीओ। तो मैं इसको लिख लेना पीओ, ये पीईओ होगा और ये होगा डीओ। ओहो, इसको बोलते हैं डीओ, डीओ साहब आगा, डीईओ। ठीक है, तो ये पीओ है, वो डीओ है, ये क्या है, बीओ है। पीओ बीओ डीओ, डीओ बीओ पीओ, डीओ बीओ और पीओ। अब है माध्यमिक शिक्षा विभाग का, इसको बोलते हैं जिला शिक्षा अधिकारी। आईएएस अधिकारी होता है जिला शिक्षा अधिकारी, ये जिला शिक्षा क्या होगा, अधिकारी होगा, अधिकारी। ठीक है, आईएएस लेवल के होते हैं। फिर यहाँ पर जो है ये होगा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, या इसी को बोलते हैं, इसको जो है ये निरीक्षक भी बोला जाता है, कई जिलों में इसको निरीक्षक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, निरीक्षक, निरीक्षक। इसको बोलते हैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, या इसको उप जिला शिक्षा अधिकारी भी बोलते हैं, सहायता करता है इसकी, इसलिए ये क्या होगा, सहायक होगा। ठीक है, उप जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी, इसको हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर होगा शिक्षा प्रसार अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी। ठीक है, शिक्षा प्रसार अधिकारी। तो ये है इनके प्रमुख प्रमुख पद। ये जिले के ऊपर माध्यमिक शिक्षा का अलग होगा, जिले के ऊपर प्रारंभिक शिक्षा विभाग का अधिकारी अलग होगा। तो इन सबके अलग अलग पद होते हैं। पंचायती राज के ऊपर जिलों में अलग होते हैं। यहाँ पंचायती राज का मतलब होता है कि अपने ग्रामीण सामुदायिक जो शिक्षण संस्थाएं चलाई जाती हैं, इसमें सरकार का भी कुछ हिस्सा होता है। और जैसे जिसको नरेगा सिस्टम बोलते हैं ना, ये पंचायती राज का सिस्टम होता है। तो उसके अंडर में जो आंगनबाड़ी वगैरह जो चलती है ना, ये आंगनबाड़ी हो गई है, ये ऐसी जो संस्थाएं हैं, इनका जो मुख्य अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीओ साहब आ गए हैं जिले के ऊपर। फिर उसको देखने वाला जो होगा वो बीडीओ होगा पंचायत समिति के ऊपर। फिर पंचायत के ऊपर ही होगा, उसको पीडीओ बोलते हैं, पंचायत विकास अधिकारी। ठीक है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह इनको चेक करने का काम ये करते हैं। फिर जैसे थर्ड ग्रेड लेवल, पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा स्कूलें हैं, उनको चेक करने के लिए जिले के ऊपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी डीओ साहब होंगे। फिर यहाँ पंचायत समिति के ऊपर जो शिक्षा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, ये पंचायत समिति के ऊपर रहेंगे। फिर अगर हम पंचायत स्तर की बात करें तो एक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ साहब बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर इसको हम बोलते हैं, जिसको हम प्राचार्य प्रिंसिपल लेवल तक का अधिकारी होता है, ये यहाँ काम करता है। फिर माध्यमिक में जिला शिक्षा अधिकारी आईएएस लेवल का अधिकारी होगा। फिर यहाँ पर भी आरएएस लेवल का होगा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी। हो सकता है कि आईएएस ही हो, लेकिन उसको जो है काम की असंतुष्टि की वजह से उसको यहाँ डाल दिया हो, फिर उसको बोले कि हाँ रुक जा, तेरे को 2-4 महीने, फिर वहां जाए भेजेंगे। फिर शिक्षा प्रसार अधिकारी होगा, ये यहाँ काम करेंगे। तो ये है राज्य का इसका ढांचा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये तो हो गया। अब विद्यालय का स्थानीय स्तर देखते हैं। स्थानीय स्तर देखो, राज्य का मैंने अब बताया नहीं, ये जो चल रहा है ना, ये जो है स्थानीय स्तर चल रहा है। स्थानीय स्तर राज्य का तो उसी में बता दिया था मैंने, स्थानीय स्तर। ठीक है, ये स्थानीय स्तर ही चल रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो विद्यालय स्तर की अगर बात करें, विद्यालय स्तर, विद्यालय संसाधन की बात करें ना, संसाधन, विद्यालय संसाधन 2 प्रकार के हैं, एक भौतिक और एक मानवीय।
देखो भौतिक में जो है ना, भौतिक और मानवीय, भौतिक में तो भौतिक चीजें आ जाएंगी। भौतिक चीजों का मतलब होता है कि भाई जो मेज, टेबल, कुर्सी, विद्यालय, भवन, ढांचा है, लाइब्रेरी है, मैदान है, पुस्तकालय है, मैदान है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय, ठीक है। और जो है फर्नीचर वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे, ये इसमें भौतिक संसाधनों में। फिर यहाँ पर जो है शिक्षक है, प्रिंसिपल, अधिकारी, अभिभावक, छात्र है, ये किस में आ जाएंगे, मानवीय संसाधनों में। प्रिंसिपल, फिर यहाँ अभिभावक भी आ जाएंगे, अधिकारी लेवल के आदमी है वो भी इसमें आ जाएंगे अधिकारी है, ठीक है। अधिकारी मतलब कोई भी, जैसे एसएमसी वगैरह हो गई है, एसएमडीसी, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये हो गई विद्यालय संसाधन में। फिर कुछ पॉइंट और लिख देते हैं हम, यहाँ पर लगभग हो ही है, पूरा करवा दिया मैंने इस पार्ट को। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके जो है कुछ विद्यालय का, जैसे समय सारणी को क्या बोलेंगे हम, विद्यालय समय सारणी, समय सारणी, समय सारणी। फिर जो शिक्षक इसका तंत्र है उसको क्या बोलेंगे, शिक्षक। फिर जो है इसका जो है छात्रों को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, इसको हम पॉइंट है, इनको आप लिख लेना, प्रिंसिपल। समय सारणी को बोलते हैं स्मार्ट प्लग, स्मार्ट प्लग, ठीक है। शिक्षक को बोलते हैं नाड़ी तंत्र, क्या बोलेंगे, नाड़ी तंत्र। फिर छात्र बोलते हैं इसको केंद्र बिंदु, छात्र को क्या बोलेंगे, केंद्र बिंदु। फिर जो है प्रिंसिपल को बोलेंगे मस्तिष्क, क्योंकि प्रबंधक जो है यही होता है, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं। फिर एक है सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना, इसको भी आप लिख लेना, सार्जेंट योजना। इसको जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया था। 6 से 14 वर्ष बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था, ये हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है इसका अधिकारी कौन था, सर जॉन सार्जेंट, सर जॉन सार्जेंट। ये भारत सरकार का शिक्षा सलाहकार हुआ करता था कोई टाइम में, शिक्षा सलाहकार, सलाहकार, भारत सरकार, ठीक है। तो ये है इसके कुछ पॉइंट है। और जैसे हिलबर्ट ने कहा था शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, क्या कहा था, इसको हम लिख लेते हैं, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे विद्वान था हिलबर्ट, हिलबर्ट, इस हिलबर्ट ने जो है कोई बात बोली थी, कथन कहा था कि जो शैक्षिक प्रबंधन है ना, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन, ये शैक्षिक प्रबंधन को इसने क्या कहा था, कला और विज्ञान के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू, कला प्लस विज्ञान क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान एक सिक्के के की क्या है, दो पहलू। ये किसने कहा था, हिलबर्ट ने कहा था। इसको आप नोट कर लेना क्योंकि पूछ लिया गया है, कई बार पूछ लिया जाता है। और ये हो गया ये, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मैं चीजें मैंने आपको करवा दी है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये सारी बातें। थोड़ी सी बोलने में तकलीफ है बीमारी की वजह से, रिकवर हो जाएंगे लेकिन धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।
मैं आपको PYQ करवाऊंगा अगले वीडियो में, और फिर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो आवाज़ को थोड़ा बढ़ा लिया करो। ठीक है, धन्यवाद।